Welcome students, this is another video and we have been discussing the various topics of the chapter biomolecules. In the last video we have explained the primary and the secondary structure of proteins. Today we are going to discuss the another level of protein structure that's called the tertiary level of proteins. But before I go ahead, I would like to recapitulate the previous lesson, what we have discussed in the last lecture, right? In the last lecture, if you remember, we have discussed the primary structure of the proteins. Yes, guys, primary structure of the proteins. What was the primary structure of the proteins? Primary structure of the proteins, if you remember, was the linear sequence of amino acids. We explained that the linear sequence of amino acids in a polypeptide chain is called the primary structure, and the only bond that we can see in the primary structure is called as peptide bond, right? Now then this linear chain of amino acids, this linear sequence of amino acids in a polypeptide chain assumes a one more structure, can exist in a one more structural level, that's called the secondary structure, where we see this polypeptide chain, right, is in the form of a helix, a folded structure. And in the secondary structures we have discussed two important examples. One is this, that is called alpha helix. One is the alpha helix, and we have also discussed another example in the secondary structures, that's called beta pleated sheet structure. Beta pleated sheet structure. Okay, सो ये दो लेवल्स अभी तक हमने की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट? आज हम एक और स्ट्रक्चरल लेवल पे बात करेंगे, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. तो ये कैसे, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये कैसे एग्जिस्ट होगा और कैसे स्टेबलाइज होगा, ये हमें देखना है आज के लेक्चर में. तो यहाँ पे आप फिर से थोड़ा सा देखिए बोर्ड पे, ये जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, राइट? ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें लीनियर सीक्वेंस नज़र आती है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो है एक एमिनो एसिड की वो हमें ये प्रोवाइड करता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने एक हेलिक्स को बनते हुए देखा, और आपको याद होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, राइट? और दो एग्जाम्पल जो हमने दी, अल्फा हेलिक्स की एक एग्जाम्पल और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी जो दोनों स्ट्रक्चर्स की है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, राइट? ये हेलिक्स बना हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से. अब क्या होगा, एक प्रोटीन के अंदर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो एक हेलिकल फॉर्म में है या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में है, तो वहाँ पे कुछ और इंट्रैक्शंस और कुछ बॉन्ड्स बनने वाले हैं, और उन इंट्रैक्शंस और बॉन्ड्स की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये एक और लेवल में एग्जिस्ट होगा, एक और स्ट्रक्चरल लेवल बनने वाली है जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अभी हेलिक्स फॉर्म में है मान लें, राइट, जब इसमें और इंट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी, व्हेन देयर विल बी मोर इंट्रैक्शंस, डिफरेंट इंट्रैक्शंस, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस रादर आई शुड से, तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बदल जाएगा. तो ये जो प्रोटीन का तीसरा लेवल है, जहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो पहले लीनियर था उसके बाद एक हेलिक्स बना, राइट, एक हेलिक्स बना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या एक बीटा प्लीटेड शीट जैसा बना, राइट? अब वही जो है वही पॉलीपेप्टाइड चेन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो रही है. तो ये जो लेवल है दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी लेवल ऑफ द प्रोटीन. दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ, लेट मी राइट हियर, दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट? सो कैसे करेंगे हम डिफाइन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? सो आपको बच्चा सिंपल ये समझना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है एक प्रोटीन का, ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट हुआ, स्टेबिलिटी जो है इसकी, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस दैट डेवलप विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, besides the peptide bond that was present in the primary structure. Then we have also observed the formation of the hydrogen bonding in the secondary structures. Now there are some other interactions that are going to develop within the polypeptide chain, and as a result of these different interactions the 3-dimensional structure will be formed, right? That is the tertiary level. So we can
right here, this is the three-dimensional structure. Three-dimensional, you can write also, yeah, you can write three-dimensional structure, three-dimensional structure of the protein. Three-dimensional structure of protein is called the tertiary structure of the protein. This is called the tertiary structure of the protein. Now the question is, which interactions are there, or which interactions will develop there which are actually responsible for the stability of a tertiary structure, a three-dimensional structure. So besides the hydrogen bonding, right, that hydrogen bonding in the secondary structure, let me tell you, that developed between the peptide units, I mean that developed near the peptide bonds. Right now, as we know, in the polypeptide chain there are side chains of amino acids as well. So some side chains are going to participate in the hydrogen bonding. So this is a difference in the primary structure and the tertiary structure so far as the hydrogen bonding is concerned. तो primary structure में क्या था? Primary structure में तो hydrogen bond था नहीं. Secondary structures में हमने hydrogen bond को बनते हुए देखा. तो वहाँ पे usually जो है दो amino acids ही हिस्सा लेते थे hydrogen bonding में, जहाँ पे एक का carbonyl group जो एक peptide unit में होता है, जो एक peptide bond का हिस्सा होता है, और दूसरे का अमाइड हाइड्रोजन NH जो है वो हिस्सा लेता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. लेकिन क्योंकि कहीं कहीं पे अमीनो एसिड्स में भी ये पॉसिबल हो जाता है जहाँ पे साइड चेन जो है, एक साइड चेन जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेती है. तो ये एक एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जो इसको और फोल्ड करेगा, जो इसको और एक्सटेंसिवली फोल्ड करेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होने के लिए, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. तो यहाँ पे जो पहली इंट्रैक्शन फिर से होगी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो होगा फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये आप समझ लें कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, डेवलप होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत सारी इंट्रैक्शंस की वजह से होगी, और इनमें सबसे पहली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है. लेकिन फ़र्क क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन जो एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड का ही हिस्सा था, तो पेप्टाइड ही हिस्सा लेता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. अब मैं साइड चेन्स का बोल रहा हूँ, R चेन्स का बोल रहा हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगी. तो ये एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो एक स्ट्रक्चर को और फोल्डेड बनाएगा, एक्सटेंसिवली फोल्डेड बनाएगा. लेकिन दिस इज नॉट इनफ. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो अब बढ़ गई एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जो पहले लीनियर था अब सेकेंडरी लेवल में एक हेलिक्स है, राइट. तो ये काफ़ी नहीं है एक स्ट्रक्चर को एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होने के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये काफ़ी नहीं है. तो और भी इंट्रैक्शंस चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल एक वीक इंट्रैक्शन है, एक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है. तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए काफ़ी नहीं होगा फॉर फॉर्मिंग ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो और क्या इंट्रैक्शंस होंगी यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर को लेके? दूसरी जो इंट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, राइट. बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब एक जो है जैसे हम यूजुअली देखते हैं केमिस्ट्री में कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो कोवेलेंट बॉन्ड. ये सारी इंट्रैक्शंस जो है ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस हैं, लेकिन जो एक फोर्स मॉलिक्यूल्स को आपस में क्लोज रखे, राइट, अट्रैक्ट करे मॉलिक्यूल्स को, तो उसको हम बॉन्ड का नाम दे सकते हैं. आप बॉन्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप इंट्रैक्शंस का वर्ड यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग? तो पहली जो इंट्रैक्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर से दूसरी जो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, राइट, जो इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करेगा. हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो होती है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. दैट इज व्हाई द नेम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. हाइड्रो का मतलब है वाटर और फोबिक का मतलब है हीटिंग. तो वाटर जो है, वाटर ये इन मॉलिक्यूल्स को रिपल करता है,
टेक्निकली वाटर जो है इन मॉलिक्यूल्स को जब हम इनको पानी में डालें या जब वाटर इनके करीब आए तो ये जो है वाटर जो है इनको रिपल करेगा, क्योंकि वाटर को इनके साथ कोई इंट्रैक्शंस नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मौका मिलता है एक दूसरे के क्लोज आने का, एक दूसरे से कोलैस होने का, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है इनको। तो क्या ये पॉसिबल है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसमें अभी हमने देखा क्या एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, राइट। अब एक और इंट्रैक्शन डेवलप हो रही है जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हेलिक्स था अब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में डेवलप होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वैलिन जो एक हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है, तो दूसरी जगह पे भी ऐसा ही मतलब नेचर ऐसे ही नेचर का एक एमिनो एसिड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन। तो ये दोनों एमिनो एसिड्स जो हैं वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये जो दोनों एमिनो एसिड्स हैं इनका कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ये दोनों ही हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो जब ये वाटर से भाग जाएंगे या हम कहेंगे वाटर ही इनको धकेल देगा, तो इनको एक दूसरे के पास रहना पड़ेगा, इनको मौका मिलेगा एक दूसरे के करीब आने का, राइट। तो इस तरीके से वो ओवरऑल फायदा जो होगा वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को होगा। तो क्या होगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये और फोल्ड हो जाएगी, ये एक्सटेंसिवली फोल्डेड हो जाएगी। तो हालांकि ये बहुत ही वीक इंट्रैक्शन है, लेकिन आप ऐसे कंसिडर करें कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं। तो जब सारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ये इंट्रैक्शन डेवलप होगी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप होगी, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, राइट, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी, और वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के अलावा भी कुछ इंट्रैक्शंस हैं जो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एक और इंट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं वांडर वाल्स फोर्सेस। ये बहुत ही वीकेस्ट इंट्रैक्शन है, लेकिन एक चीज़ है इसके साथ, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में ये इंट्रैक्शन डेवलप हो ही जाती है, यानी ये यूबिक्विटस है, ये कॉमनली देखी जाती है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे इंट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं जिनको हम वांडर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो वांडर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, ये आप केमिस्ट्री के क्लास में और आपको मौका मिलेगा इन चीज़ों को सीखने का। यहाँ पे ब्रीफली में अगर मैं कहूँ तो एक एटम जो है, एक एटम का न्यूक्लियस होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, राइट। और ये जो है अगर इसी एटम की दूसरे साइड में एक और एटम रख दे, उसका भी अपना न्यूक्लियस और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट। तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूसरे पे कभी कभी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये हमेशा डायनेमिक होता है, एक मोशन में होता है, राइट। तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, एक पूरा ही नज़दीक नहीं आए, राइट, पूरा ही नज़दीक नहीं आ जाते हैं, जब ये एक क्लोज डिस्टेंस पे आ जाते हैं, राइट, तो कभी कभी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन्फ्लुएंस करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, या इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो बीच में जो ये इंट्रैक्शन डेवलप होगी, राइट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉसिबल हो जाता है, जिसको हम कभी कभी वांडर वाल्स रेडी कहते हैं। तो उसके बाद अगर इनको और नज़दीक लाया जाए तो ऑब्वियसली एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे, राइट। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, सॉरी। तो एक डिस्टेंस है जहाँ पे एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके की जो ये इंट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, राइट, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती है, तो इसको वांडर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जिसमें अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनते हुए देखा, अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को बनते हुए देखा। ये जो इंट्रैक्शन है ये भी यहाँ पे डेवलप होगी, राइट, जो मॉलिक्यूल्स को आपस
में मिलाने की कोशिश करेगा। वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल्स इंटरेक्शंस, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू ये बहुत ही वीकेस्ट इंटरेक्शन है। इन सारी इंटरेक्शन में जो सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकेस्ट इंटरेक्शन है, वो वान डर वाल्स फोर्सेस है। लेकिन जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसी बहुत सारी इंटरेक्शंस डेवलप होंगी तो ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए काफी होगा। ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये इसको एक शेप प्रोवाइड करेगा और ये इसको मौका देगा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होने के लिए, राइट। तो ये एक और इंटरेक्शन है। इसके अलावा भी एक और इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, या कभी कभी जो है हम इनको आयोनिक बॉन्ड्स का नाम भी देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यहाँ पे जो है साल्ट ब्रिजेस भी बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली समझिए कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अभी हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्जड एमिनो एसिड है जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे एक और एमिनो एसिड है जो जिसका चार्ज जो है वो डिफरेंट है, नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल इसका चार्ज जो है ग्लूटामिक एसिड का नेगेटिव है, और यहाँ पे हम एक एमिनो एसिड रखते हैं पॉजिटिवली चार्ज, लेट से लाइसिन, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड जो है एक नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह सकते हैं, राइट। तो इस अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जहाँ पे एक एमिनो एसिड जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है और दूसरा एमिनो एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्जड है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं, राइट, ओके। तो इस तरीके से ये एक और इंटरेक्शन इसमें डेवलप हो गई जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो पहले लीनियर था अब हेलिक्स में आया सेकेंडरी लेवल में, तो अब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो ये कुछ इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वान डर वाल्स फोर्सेस। ये जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेके, जहाँ पे एक प्रोटीन जो है वो एक 3 डायमेंशनल शेप में हो, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हो। दीज 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस for the formation of a 3 dimensional structure of a protein, right? तो what I mean to say, एक प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, the 3 dimensional structure of a protein is called the tertiary structure of the protein, right? But the question is how the tertiary structure of the protein is stabilized. तो स्टेबिलिटी जो है एक टर्शियरी स्ट्रक्चर की, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, वो कुछ वीक इंट्रैक्शंस की वजह से है। लेकिन ये वीक इंट्रैक्शंस इतनी इसमें बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा हैं इसमें कि ये इसको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। और स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसी भी मॉलिक्यूल को लेके, राइट, वो होता है स्टेबिलिटी का फैक्टर। तो वो स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगी इस प्रोटीन को बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ दीज वीक इंट्रैक्शंस। These weak interactions are collectively called as non-covalent interactions. These are called non-covalent interactions. Covalent interactions नहीं है। हालांकि ये सारी जो हैं वीक इंट्रैक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी अब डेवलप हो गई, एग्जिस्ट हो गई एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो ये जो है इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट करेंगी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम इनको ब्रेक कर दे, हमारे पास हैं कुछ एजेंट्स, हाँ, अगर हम इस प्रोटीन को जो है अभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में है, अगर हम इसका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज कर दें, अल्टर कर दें, राइट, इसको किसी दूसरी कंडीशन में रखें, फॉर एग्जांपल एक हाई पीएच पे रख दें या लो पीएच पे रख दें, राइट, या एक हाई टेम्परेचर पे रख दें, तो इन चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा बदलाव लाएं, यानी एक प्रोटीन जो है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होता है, तो अगर इसके एनवायरनमेंट में कोई अल्ट्रेशन हम लाएँ, राइट, अभी तक एक पर्टिकुलर पीएच पे था, लेट्स से 7.4, तो हमने इसको हाई पीएच पे रख दिया या इससे नीचे वाले पीएच पे रख दिया, या एक अभी इस जो ये मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 का, मेरी बॉडी का प्रोटीन मान लीजिए, तो इसको मैं जो है एक हाई टेम्परेचर पे रख दूँ, तो मैंने एक प्रोटीन का जो बाहर से एनवायरनमेंट था वो बदल दिया। तो इन कंडीशंस में एक प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल शेप थी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, और उस समय पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की ही वजह से इसकी फंक्शन थी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है
राइट, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी और शेप जो है, शेप के साथ साथ इसकी एक पर्टिकुलर फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो जब तक इसकी ये शेप है तब तक इसकी ये फंक्शन है, जब तक इसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तब तक इसका एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। लेकिन अगर हम इस प्रोटीन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर दे, राइट, तो इसके शेप पे फर्क पड़ेगा, इसकी फोल्डिंग पे फर्क पड़ेगा। तो इसकी ये जो फोल्डिंग है ये जो है ये लॉस हो जाएगी, इसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये लॉस हो जाएगा और इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो भी लॉस हो जाएगा। तो व्हाट, लेट मी कम टू द पॉइंट कि अगर हम इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है 3 डायमेंशनल प्रोटीन, राइट, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है, ये एक एंजाइम है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन अगर हम इसका एनवायरनमेंट चेंज कर दे किसी भी तरीके से, तो इसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है फिर से लॉस हो जाएगा, ये फिर से एक लीनियर चेन बन सकता है जब तक हम इसको एक डिफरेंट कंडीशन पे रखेंगे। तो जैसे ही इसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी। दैट इज लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, राइट। तो उस चीज को हम कहते हैं डीनेचुरेशन, उस चीज को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। अगर एक प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो जाए, लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं, राइट। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में ये भी होता है कि जब उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है कुछ कंडीशंस की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से, लेकिन अगर हम उन कंडीशंस को फिर से निकाल दें, सब प्रोटीन्स के साथ तो ये होता नहीं है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एक बार वो अनफोल्ड हो गए, एक बार उनके बायोलॉजिकल फंक्शन जो है लॉस हो गई तो लॉस हो गई, राइट, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन कुछ छोटे प्रोटीन जो होते हैं, अगर हम उनको एक स्टेप पे डिनेचुरेट कर दे, उनको उनकी फोल्डिंग जो है वो लॉस कर दें, उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस कर दें, फिर जो कंडीशंस इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस होने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर हम उन कंडीशंस को निकाल दें तो ये प्रोटीन जो अनफोल्डेड हो गया फिर से, राइट, जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो गया, तो ये फिर से अपना नेटिव स्ट्रक्चर जो है फिर से हासिल कर लेगा, जिसको हम रीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये 2 अपोजिट प्रोसेसेस हैं, मतलब लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको हम डिनेचुरेशन कहेंगे, लेकिन अगर कंडीशन को निकाला जाए, जो हमने एक्सट्रीम कंडीशंस रखी थी, तो अगर हम उनको निकाल दें, अगर हम डीनेचुरेंट्स को निकाल दें, अभी इस प्रोटीन को हमने एक हाई टेम्परेचर पे रखा था, तो हम फिर से वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वापस लाएंगे। हमने एक हाई पीएच कंडीशन पे रखा था इस प्रोटीन को, तो उसकी वजह से ये डिनेचुरेशन हो गई थी, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई थी, तो हम पीएच को फिर से ऑप्टिमम करेंगे, तो हो सकता है कि ये प्रोटीन जो है ये अपना नेटिव फॉर्म जो है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझ आती है कि एक प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो जो है वो छुपा है, उसका जो बनना जो है वो छुपा है इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो जो इंफॉर्मेशन है वो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो दैट मीन इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर तय करता है एक प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है, वो उसकी लीनियर सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड्स ही डिसाइड करता है। आप इसको डिनेचर कर दो, ये फिर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो डिनेचुरेंट्स जो कंडीशंस हैं उनको निकाल दो, तो ये फिर से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका फिर से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना, इसकी रीनेचुरेशन होना, इसका फिर से अपना नेटिव स्टेट वापस लाना, वो डिसाइड करता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रोटीन के लिए, ये आपको समझना है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनने के लिए, राइट। जो चीज़ चाहिए, जो स्पेसिफिसिटी चाहिए, वो छुपी है इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका डिसाइड करता है, राइट। तो ये बच्चा जो है, ये चीज़ें जो हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए मैंने कही। तो व्हाट अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, एंड हाउ दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन
can form, how it develops, how it is stabilized. So there are many interactions which develop in a polypeptide chain which results the formation of a three-dimensional structure, and these all interactions are collectively called as non-covalent interactions. Although they are very weak interactions, but when they develop in large numbers in a polypeptide chain, that polypeptide chain can exist in a folded structure, extensively folded structure, in a three-dimensional structure, which is generally a biologically active structure called as the tertiary structure of the protein, right? And if by any means we break this protein, we cause any change in the three-dimensional structure by placing this three-dimensional structure, by placing this active protein in some extreme conditions, then there will be the loss of this three-dimensional structure, and that will be definitely accompanied by the loss of the biological activity. जैसे हम कभी कभी देखते हैं, मतलब एक एंजाइम जो है, मेरी बॉडी का एंजाइम है, तो ये इसका एक थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, स्फेरिकल प्रोटीन है, राइट, थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. तो पीएच के बदलने से या हाई टेम्परेचर की वजह से जो है ये एंजाइम जो है अपना काम बंद कर देगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद कर देगा, क्योंकि इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पहले लॉस हो जाएगा, और इसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का लॉस होना ही मतलब है कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो लॉस हो गई, राइट. तो अगर एक इंडिविजुअल पे हाई टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, हाई टेम्परेचर की वजह से अगर एक इंडिविजुअल पे फर्क पड़ता है, असल में वो फर्क जो पड़ता है, राइट, वो इसके कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पे पड़ता है जिनका बायोलॉजिकल एक्टिव स्टेट जो था वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से उनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो सकता है, एंड दैट विल डेफिनेटली अकम्पनी द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट. तो ये हो गया बच्चा टर्शियरी स्ट्रक्चर. इसके बाद जो एक और लेवल है, द लास्ट एंड द फाइनल लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. तो व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद एक और लेवल जो है बहुत सारे प्रोटीन्स में देखने को मिलती है, राइट, उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? ये स्ट्रक्चर उन प्रोटीन्स में एग्जिस्ट होता है, ये लेवल उन प्रोटीन्स की होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो, यानी जहाँ पे 2 से या 3 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो. तो व्हेन अ प्रोटीन इज हैविंग मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन इट, एक प्रोटीन के अंदर जब बहुत सारे यूनिट्स हों, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, तो वो जो है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होगा, राइट. तो ये जो प्रोटीन है, लेट मी फर्स्ट, ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट, it is formed due to the many polypeptide chains. So this structural level exists in those proteins which have many polypeptide chains. Many polypeptide chains, more than one, right? तो जब एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स में होते हैं बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जहाँ पे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और हर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होगी. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जहाँ पे बहुत सारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये एक बड़ी लेवल में है, बड़े स्ट्रक्चर में है, दैट इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझे, तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन है बॉडी का, मेरी बॉडी का, आपकी बॉडी का, दैट इज हीमोग्लोबिन. राइट. तो ये हीमोग्लोबिन जो है, यू नो दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल of your body because it is the respiratory pigment of your body. It is very important for the maintaining the pH of your blood, and the most important function is the transport of oxygen and carbon dioxide.
फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। तो ये जो हीमोग्लोबिन है आप देखिए, दिस हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ कंजुगेटेड प्रोटीन, ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, पहले तो ये आप जान लें, ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, ये एक सिंपल प्रोटीन का नाम है बल्कि कंजुगेटेड प्रोटीन का नाम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीम जो इसका प्रोटीन पार्ट नहीं है, एक होता है हीम जिसके अंदर आयरन होता है, फेरस होता है, Fe डाई पॉजिटिव, राइट, जो एक्चुअली इसको कलर भी प्रोवाइड करता है, रेड कलर, और दूसरा जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये मेटल आयन, दैट इज़ Fe डाई पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एनीवेज ये लेकिन इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये इसका प्रोटीन पार्ट नहीं है, ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ओके। इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं ग्लोबिन, इसको कहते हैं ग्लोबिन। और एक ग्लोबिन के अंदर जो है, एक ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। तो जब एक प्रोटीन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, तो उसको हम ऑलिगोमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन, उसको हम ऑलिगोमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। ऑलिगोमर का मतलब होता है फ्यू, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, मर का मतलब होता है यूनिट्स, तो इसमें एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। तो मैंने पहले ही बोला आपको, जब एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा यूनिट्स हो, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। तो हीमोग्लोबिन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, इसका जो ग्लोबिन पार्ट है दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इन 4 में से आप देखिए ये 2 जो हैं उनको कहते हैं अल्फा 2, और 2 जो हैं उनको कहते हैं बीटा 2, अल्फा 2, बीटा 2, यानी 2 अल्फा चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स आर देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर भी नहीं है, वो डिसिमिलर हैं, क्योंकि 2 अल्फा हैं 2 बीटा हैं, और इनके अंदर जो एमिनो एसिड्स का नंबर है वो भी डिफरेंट है बच्चा। एक के अंदर है फॉर एग्जाम्पल, एक अल्फा के अंदर 1 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन्स 141 एमिनो एसिड्स, ओके, और एक बीटा चेन के अंदर होते हैं 146 एमिनो एसिड्स, राइट। तो दैट मीन्स इसके जो यूनिट्स होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, होमोमेरिक, या इसके जो यूनिट्स हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट इज हेटेरोमेरिक। तो ये हीमोग्लोबिन की जो हमने एग्जांपल दी, यहाँ पे जो ग्लोबिन पार्ट है इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, ये एक ऑलिगोमेरिक प्रोटीन भी है, ये हेटेरोमेरिक प्रोटीन भी है, क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसके जो यूनिट्स हैं, इसके जो सब यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं, 2 अल्फा हैं 2 बीटा चेन्स हैं, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट व्हेन देयर आर मोर देन 1 polypeptide chains in a protein, the protein can exist in the highest level, the top level, that's called the quaternary structure of the protein. And the best example is your hemoglobin, इसका globin part, इसका protein part, which is a quaternary protein, which is an oligomeric protein. और इसके जो ये सब units होते हैं, एक oligomere के जो एक oligomeric protein के एक quaternary structure के जो सब units होते हैं उनको हम प्रोटामर्स कहते हैं, उनको हम प्रोटामर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ग्लोबिन के अंदर इसके पास 4 प्रोटोमेरिक यूनिट्स हैं, 2 अल्फा हैं तो 2 बीटा हैं, 4 प्रोटोमर्स हैं इसके अंदर, 4 सब यूनिट्स हैं इसके अंदर, सब यूनिट्स हैं जिनका ये बना हुआ है, राइट। तो अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का विद एन एंड सी टर्मिनल। उसके बाद जो है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक हेलिक्स में डेवलप हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स में डेवलप हो जाएगा, राइट। उसके बाद जब और एक्सटेंसिव फोल्डिंग हो जाएगी ड्यू टू द वेरियस इंट्रैक्शंस, ड्यू टू द वेरियस इंट्रैक्शंस एज वी हैव डिस्कस्ड, तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हो गया इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद जब एक प्रोटीन के अंदर ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो और हर कोई जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो सकता है, तो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, नाउ द लास्ट वन, दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर,
क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दिस इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट। तो अगर हम हीमोग्लोबिन के साथ इसको कंपेयर करें तो मान लीजिए ये 2 अल्फा चेन्स हैं, ये 2 अल्फा चेन्स हैं, तो ये 2 जो हैं ये बीटा चेन्स हैं, ओके, ये 2 बीटा चेन्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सब यूनिट्स आर देयर, 4 प्रोटोमर्स आर देयर इन अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, राइट। You just go through the NCERT book and try to understand. There are very simple lines given on this topic. If you will watch these videos clearly, right, you can understand each and everything, right. Now, so far as the function of the proteins are concerned, there are so many proteins which have the different functions in the body of an individual, in the body of an organism, right. But we will mention some functions of proteins. I would like to suggest that you should consult your NCERT book, और NCERT book के अंदर जहाँ पे प्रोटीन्स का टॉपिक दिया गया है वहाँ पे एक टेबल है, छोटा सा टेबल है, तो उसमें कुछ प्रोटीन्स का नाम भी लिखा हुआ है, और वहाँ पे उस टेबल के आगे यानी दूसरे वाले कॉलम में उनकी फंक्शंस को थोड़ा मेंशन किया गया है। तो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको बोलूँगा, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द NCERT बुक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर वी हैव बीन asked so far in our NEET exams, that is generally from the NCERT book, right. तो ज़्यादा हमें उसी को फॉलो करना है, अदरवाइज there are many functional proteins which have different functions in the body. This is a very big topic, right. तो for example functions की अगर बात की जाए तो कुछ प्रोटीन जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक एनिमल बॉडी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ का प्रोटीन होता है, राइट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोटीन होता है एनिमल बॉडी के अंदर, तो उसकी कहते हैं कोलेजन। तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ओके, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे एक और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन, फॉर एग्जांपल सबने सुना होगा ट्रिप्सिन, राइट। तो ये एक एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है जो पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ट्रिप्सिन, ओके। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, ट्रिप्सिन एक प्रोटीज है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है ये एक फंक्शनल प्रोटीन है, ये एक एंजाइम है, राइट। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, तो जब प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं, तो उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट। तो व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन्स ही हैं, देयर नेचर इज़ एक्चुअली प्रोटीनेशियस। तो बहुत सारे प्रोटीन जो हैं उन्होंने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं एक ऑर्गेनिज्म को दी हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं, एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर चाहिए, राइट। तो वो रिसेप्टर जो होता है वो जनरली प्रोटीन होता है। एक सेल के मेम्ब्रेन पे जो एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है वो एक प्रोटीन ही होता है। या जैसे हमारे स्मेल के लिए प्रोटीन चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए, राइट। विजन के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए, तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुले को रिसीव करते हैं, तो वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो रिसेप्टर्स, राइट। तो प्रोटीन्स कैन बी रिसेप्टर्स, प्रोटीन्स कैन बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक कोलेजन, दे कैन बी फंक्शनल प्रोटीन्स लाइक ट्रिप्सिन, दे कैन बी एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे कैन बी रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स एंड ऑल दैट, राइट। तो लाइकवाइज कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। जैसे आपकी बुक में का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, कोट करता हूँ NCERT को। तो NCERT का जो ये टेबल है उसमें लिखा हुआ है GLUT4, तो एक ट्रांसपोर्टर का नाम है। GLU से स्टैंड होता है ग्लूकोज का, GLU का मतलब होता है ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज, और T का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, T का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर।
तो ये बहुत सारे होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स पे होते हैं, लिवर पे होता है, एडिपोज टिश्यू पे होते हैं, बहुत सारे GLUT 1 2 3 4 5 बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, राइट, दैट वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द फिजियोलॉजी पार्ट व्हेन वी विल गो थ्रू द absorption and all that, right? Anyways, here you have to understand a protein can be a transporter. तो ये जो ट्रांसपोर्टर है GLUT4, ये एक ट्रांसपोर्टर है जो जनरली एडिपोज टिश्यूज पे होता है, राइट? ये जो है GLUT4, तो इंसुलिन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है, राइट? इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, लेकिन ग्लूकोज के लिए ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टर्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी ट्रांसपोर्टर्स टू कैरी द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल और वाइस वर्सा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स की, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, राइट, जिनके स्पेशल फंक्शंस हैं बॉडी को लेके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द वेरियस लेवल्स ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary, and these are some important proteins so far as functions are concerned. So with this we have concluded this topic, right? The rest of the things we will do in the upcoming classes. Wish you all the best.